हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार सब इंस्पेक्टर के मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की जो रिजल्ट आनी है, उसके बाद उसके सीबीटी 2 एग्जाम होने हैं, या फिर ग्रुप डी के एग्जाम देना हो, या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन के आपको एग्जाम देना हो, और अगर उसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट हो साबित होगा। आपको इस वीडियो में आज सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन से बहुत सारे मैं कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल किस देश में है? देखिए, काराकुम मरुस्थल के बारे में पूछा गया किस देश में है, तो इसका सही आंसर जो है वो सबसे पहले तो आप आंसर जानिए कि इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में है। अब देखिए, क्वेश्चन देने का मतलब मेरा क्या बनता है, क्वेश्चन को कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नए बनाइए, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना कर दीजिए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो। अब देखिए, ये क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है काराकोरम मरुस्थल के कारण। तो ये काराकोरम मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये तो याद रखिए तुर्कमेनिस्तान में। क्यों हाईलाइट हुआ है आपको मैं वो बताता हूँ। देखिए, ये फिगर आप देख रहे हैं, तो ये फिगर क्या है वो समझिए पहले। ये फिगर है, इसमें देखिए आग लगा हुआ है ना। और ये जो है वो एक रेगिस्तान है, और इसी रेगिस्तान का नाम है काराकुम। यही मरुस्थल है जिसका नाम है काराकुम। और ये कहाँ पे है? तो तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में है ना। तो यहाँ से याद क्या क्या रखना है क्वेश्चन आपको, कि काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? तो तुर्कमेनिस्तान में। और इसी काराकुम मरुस्थल में ये गड्ढा है, और इस गड्ढे को नाम दिया गया है नर्क का द्वार। क्या नाम दिया गया है? नर्क का द्वार। नर्क का द्वार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्क का द्वार किस मरुस्थल में? तो काराकुम मरुस्थल में। या कौन सा देश में है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा मरुस्थल में नर्क का द्वार है? तो काराकुम मरुस्थल में है। अब देखिए, ये जो गड्ढा है वो हाईलाइट हुआ है क्यों? इस गड्ढे में आग लगी हुई है। तो आग किस वजह से लगा हुआ है इसमें? तो इसमें निकल रहा है मीथेन गैस, CH4, जिसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। तो मीथेन नामक गैस के निकलने के कारण इसमें आग लगी हुई है। इसके कारण ये गड्ढा चर्चा में है। आग तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन इसके एक पूर्व में जो राष्ट्रपति थे, जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस गड्ढे को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था? पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस गड्ढे को बंद करने का घोषणा किया, यानी इसे ढकने का घोषणा किया है। कारण ये है कि वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, उनको पता है कि इस गड्ढे से जो क्या निकल रही है, मीथेन नामक गैस निकल रही है। और मीथेन नामक गैस जो है वो एक ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर सारी मीथेन गैस जो है हमारे देश की इसी प्रकार से जल जाएगी व्यर्थ में, तो फिर हम बाद में क्या करेंगे जब हमारे पास ऊर्जा खपत हो जाएगी? तो इसके कारण इस मीथेन गैस को बचाने के लिए इस गड्ढे को उन्होंने भरने का यानी बंद करने का फैसला लिया है, जिसके कारण ये गड्ढा चर्चा में है। इसका नाम क्या है? नर्क का द्वार। याद रखिएगा, नर्क का द्वार। और ये काराकुम मरुस्थल में है। कहाँ पे है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तुर्कमेनिस्तान में है। कौन सा मरुस्थल? काराकुम मरुस्थल। अब यहाँ से याद क्या क्या रखना है आपको, वो मैं आपको बता दिया। अब आइए अगले ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन में है ईरान। अब देखिए, यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन, ईरान से एक टॉप क्वेश्चन आपको अभी मिलेगा जानने के लिए। ईरान जो है SCO का 9वां मेंबर बना है। कैमा? 9वां मेंबर बना SCO, जिसकी स्थापना 1996 में होता है, संघाई 5 के नाम से। किस नाम से? संघाई 5 के नाम से। लेकिन 2001 में, कब? 2001 में उज्बेकिस्तान जब इसका मेंबर बनता है, तो इसका नाम SCO कर दिया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है? तो ये चाइना में पड़ता है। कहाँ पे? चाइना में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि SCO में कितने मेंबर अभी वर्तमान में है? तो 9 मेंबर है। कितने मेंबर है? 9 मेंबर है। 1996 में इसकी गठन की गई संघाई 5 के नाम से। 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बनता है, तो इसे SCO नाम दिया गया, और इसकी मुख्यालय बीजिंग में है, और चीन में पड़ता है बीजिंग। 9 मेंबर है, तो 9 मेंबर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसके मेंबर्स के नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चर्चा में रहा है, अभी हाईलाइट रहा है। 9 मेंबर का नाम कैसे याद रखना, उसके लिए एक आपको तरीका देते हैं। देखिए, इसमें एक मेंबर है, उसका नाम है चीन। दूसरा मेंबर है, उसका नाम है रूस।
तो चीन ने कहा कि हम तो पाकिस्तान को भी साथ में रखेंगे, तो रूस बोला कि हम भी अपने दोस्त को साथ में रखेंगे, इसने भारत को लेकर चलाया साथ में। तो देखिए 4 मेंबर तो ये हो गए। अब जो अगला 4 मेंबर है उसको याद करने के लिए एक आपके पास जुगाड़ है, क्या है? उसको याद रखना है काकी, और क्या याद रखना है? ताऊ। नाम सुनेंगे काकी, ताऊ, ये सब बोलचाल की भाषा है ना। का मतलब हो गया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। की का मतलब हो गया किर्गिस्तान। ता का मतलब हो गया तजाकिस्तान। और ऊ का मतलब हो गया उज्बेकिस्तान। तो देखिए यहाँ पे कितने देश हो गए? एक देश तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, और नौवां आपका ईरान बन गया। तो 9 देश आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी चर्चा का विषय रहा है। तो याद रखना है कि ईरान जो है वो संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बन गया है। और संघाई सहयोग संगठन में कितने मेंबर है वर्तमान में? तो 9 मेंबर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी देखिए इसमें तो बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन कितना बताएं एक ही क्वेश्चन। जैसे यूएई है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन अभी है। यूएई में अभी आपको याद रखना है कि यहाँ की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री है उनका नाम है नौरा मतरूसी। क्या नाम है? नौरा मतरूसी। यहाँ का पहला मंगल मिशन जिसे नाम है होप मिशन। क्या नाम है? होप मिशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप थोड़ा सा खुद से भी रिवीजन कीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया, आपको बता दिए हम। क्या बताएं आपको? ये इस गड्ढे के बारे में सारी जानकारी दे दी, कौन से गैस निकले। अब देखिए ये मैप लगाने का यहाँ अर्थ ये था कि ईरान चर्चा में था, तो अभी ईरान हाईलाइट है। क्यों हाईलाइट है? क्योंकि अफगानिस्तान जो है, ये जो अफगानिस्तान देख रहे हैं आप, इसमें अभी आपको पता है तालिबानियों के द्वारा यहाँ पे अधिकार कर लिया गया है। तो यहाँ पे भोजन का संकट यानी खाद्य पदार्थों का संकट हो गया। तो भारत अपने यहाँ से खाद्य सामग्री कुछ भेजना चाह रहा था, यानी गेहूं भेजना चाह रहा था। तो इसलिए भारत ने सोचा कि पाकिस्तान के रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचा दें, अफगानिस्तान तक। लेकिन पाकिस्तान इसमें मतलब बाधा बन गया, और पाकिस्तान बोला नहीं, इसे हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे, या तो मेरे गाड़ियों के द्वारा जाएगा, या फिर मतलब किसी ना किसी प्रकार से वो अड़चन बीच में बन गया। जिसके कारण भारत ने क्या किया कि भारत जो है वो ईरान में एक बंदरगाह बनाया है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। ये है कहाँ पे? तो ये ओमान की खाड़ी में। याद रखिएगा चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ओमान की खाड़ी में है। और ये चाबहार बंदरगाह भारत के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह को अब डीडी के नाम से जानते हैं, यानी दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और इसी कांडला बंदरगाह को हम ज्वारीय बंदरगाह या व्यापार मुक्त बंदरगाह भी बोलते हैं। तो यहाँ ये कांडला बंदरगाह से इस चाबर बंदरगाह भी जुटा हुआ है, और इस मुंबई में जो है आपका ये ननवा सोवा बंदरगाह, यहाँ से भी ये जुटा हुआ है। तो भारत अब इस रास्ते का नाम प्रयोग करके यहाँ से डायरेक्ट ईरान में माल भेज दिया, और ईरान से सीधा काबुल यहाँ पे पहुंचा दिया। तो भारत का अपना भी काम हो गया, पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसके कारण ईरान भी चर्चा में है। तो याद रखिएगा कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में है। कौन सी खाड़ी में? तो ओमान की खाड़ी में। देखिए ये है ग्वादर। ग्वादर भी एक बंदरगाह है जिसे बनाया कौन है? चाइना। ये ग्वादर बंदरगाह जो है इसे चीन ने बनाया है, लेकिन है कहाँ पे? ये तो पाकिस्तान में। इसे ग्वादर ना करके इसे गोबर नाम से याद रखिए। गोबर कर दीजिए इसको। गोबर बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? गोबर बंदरगाह है। और कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। इसे चाइना ने बनाया है। भारत ने कौन सा बंदरगाह बनाया है? तो चाबहार बंदरगाह बनाया। कहाँ पे? तो ये बनाया कहाँ पे आपका? ईरान में। आइए चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस अभी जनवरी का महीना चल रहा है, और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब से हुई है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो हुई है वो 2003 से हुई है। याद रखना, ये कहानी की शुरुआत होती है 1893 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका 1893 में गए, और 1915 में ये अंतिम रूप से वापस चले आए। क्या चले आए? वापस चले आए अंतिम रूप से, है ना। और 1915 में तो आए, लेकिन वो दिन था 9 जनवरी का। 9 जनवरी का दिन था। तो 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं, तो वो सबसे पहले मुंबई पहुंचते हैं। कहाँ पे? मुंबई में। अब इसी 9 जनवरी को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति थे भारत में, उनका नाम है लक्ष्मी मल सिंधिया। इन्होंने सुझाव दिया कि इस 9 जनवरी को क्यों ना हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाएं।
प्रवासी दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि प्रवासी के तौर पर सबसे ज़्यादा दिन तक गांधी जी बाहर में रहे, भारतीय थे और एक अच्छे व्यक्ति थे, तो इनके नाम पे ही इन्हीं के वापस आने की उपलक्ष्य में ये शुरुआत किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रवासी दिवस मनाने का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था, तो लक्ष्मीमल सिंधिया के द्वारा दिया गया था। कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब महात्मा गांधी गए थे, तो 1893 में गए थे। कब वापस आए, 1915 में वापस आए। कब से मनाया जाता है, 2003 से मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और 2022 का जो प्रवासी दिवस है वो 17वां प्रवासी दिवस है। क्या प्रवासी दिवस है, 17वां प्रवासी दिवस है। 2021 का जो प्रवासी दिवस था वो 16वां प्रवासी दिवस था। और इसका मुख्य अतिथि, ध्यान रखिएगा, मुख्य अतिथि जो थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद संतोखी इनका नाम था। तो यहाँ से हमने देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है, 2003 से मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी कब गए थे, 1893 में गए थे। कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। वहां से आए कब, तो 1915 में आए। किसने ये सुझाव दिया, लक्ष्मीमल सिंधिया के द्वारा सुझाव दिया। 2017 का कैवा प्रवासी दिवस था, 17वां था। 2021 का कैवा था, 16वां था। मुख्य थीम, इसका मुख्य अतिथि कौन थे, तो सूरीनाम के कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगर थीम के बारे में पूछ देगा 2021 के बारे में, तो प्रवासियों का योगदान रहा भारत के निर्माण में, वो इसका थीम रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किन की पुस्तक है। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है वो दलाई लामा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, दलाई लामा की पुस्तक है। रस्की ब्रांड की पुस्तक है रूम ऑन द रफ, रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ। उसके बाद इनका एक हाल में चर्चा में रहा है पुस्तक ऑल चिल्ड्रेन और अट्रैक्शन करके, कुछ ऐसा पुस्तक का नाम है इनका, ऑल चिल्ड्रेन ऑल अट्रैक्शन, ये इनकी पुस्तक है। उसके बाद है अनुधत्ती राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अनुधत्ती राय की। दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक्स ऑफ इनकरेजमेंट। अनुपम खेर की पुस्तक के नाम है इनकी पुस्तक का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर की पुस्तक है। तो याद रखना है आपको कि यहाँ से रस्की ब्रांड की पुस्तक का क्या नाम, रूम ऑन द रूफ, ऑल चिल्ड्रेन आर अट्रैक्शन करके उस पुस्तक का नाम इनका। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग अनुधत्ती राय की है। दलाई लामा की पुस्तक होगी द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, और अनुपम खेर की पुस्तक हो गई योर बेस्ट डे ऑफ टुडे। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कर अब्दुल रज्जाक गुरनाम को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह किस देश से है। यानी साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 को वो दिया गया किन्हें, अब्दुल रज्जाक गुमनाम को दिया गया है। तो ये तंजानिया से है। कहाँ से है, तंजानिया से है। अब देखिए 2021 के नोबेल पुरस्कार में और कौन कौन से नाम आएंगे वो देखिए। तो एक तो आएगा चिकित्सा के लिए, दूसरा आएगा फिजिक्स के लिए, तीसरा आएगा केमिस्ट्री के लिए, चौथा आएगा आपका शांति के लिए, और एक और बच जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि साहित्य तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो चिकित्सा के लिए 2 लोगों को दिया गया है, एक का नाम है जूलियस और दूसरे का नाम है पेट्टा पोडियम, पेट्टा पोडियम। फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया, एक का नाम है पेरिस, दूसरे का नाम है मनावे, और तीसरे का नाम है पेरिस मनावे हैजलमैन को, हैजलमैन। हमने उन नामों में से छोटे छोटे टर्म्स को उठाए याद करने के लिए। केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया गया, एक का नाम है बेंजामिन, बेंजामिन, और दूसरे का नाम है मैकमिलन। साहित्य में साहित्य हो गया, साहित्य में आपको दिया गया किस, अब्दुल रज्जाक गुमनाम को। और आपका शांति में 2 लोगों को दिया गया है। शांति में कितने लोगों को, 2 लोगों को, एक का नाम है मारिया रेसा और एक का नाम है डेमेट्री मुराटोवा। और इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को दिया गया, एक का नाम है गुइंडो, दूसरे का नाम है जोसुआ, और तीसरे का नाम है कार्ड। तो ये आपके 2021 में चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, इकोनॉमिक्स और साहित्य में दिए गए नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नाम है। याद रखना है, क्या नाम है, याद रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में जूलिया पेटापोडियम,
फिजिक्स के क्षेत्र में पेरिस मनावे हैजलमैन को, केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन मैकमिलन को, शांति के लिए मैं आपका मारिया रेसा और डेमेट्री मुराटोवा को, और इकोनॉमिक्स में दिया गया है गुइंडो, जोशुआ और कार्ड को। अब देखिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ इतिहास के क्वेश्चन भी जान लीजिए कि क्या इसके इतिहास रही है। तो 1833 में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है। किसका? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का खोज किया और 1896 में इनका निधन हो जाता है। तो 1901 से, कब से? 1901 से 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज की शुरुआत की जाती है। 1901 से 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज की शुरुआत की जाती है। 1967 में छठा क्षेत्र जोड़ा गया और वो क्षेत्र था इकोनॉमिक्स का। कौन सा? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1969 में दिया जाता है इकोनॉमिक्स का पहला पुरस्कार। 1974 से नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया, है ना, ध्यान रखना। 1974 से अभी तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इंडिया में कितने लोगों को? 10 इंडियन को दिया जा चुका है, जिसमें पहला है RNT यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और 10वां है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी। अभी तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत सारी कहानियां बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे NTPC में भी पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए, आपका ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, आपका SI के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने एक टॉपिक बनाने का सोचा है कि नोबेल पुरस्कार पे एक टॉपिक ही पढ़ा दिया जाए पूरा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखना तो है ही वीडियो आपको, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर वर्ष 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है हंगर इंडेक्स में? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 101 में नंबर पे है। कौन सा नंबर पे है? 101 में नंबर पे है। और नंबर 1 नंबर पे बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। बेलारूस नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भूखमरी कम है। नंबर 1 का मतलब है कि यहाँ पे भूखमरी जो है वो सबसे ज्यादा है। नंबर 1 का मतलब क्या है? कि यहाँ पे भूखमरी सबसे ज्यादा है। कहाँ पे? बेलारूस में। तो याद रखना है हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? बेलारूस। और नंबर भारत का नंबर कौन सा है? तो 101 नंबर पे। 86वां नंबर पे भारत है किसमें? तो भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 86वां नंबर पे। 131वां नंबर है भारत का मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक में 101 में नंबर पे है। 135वें नंबर पे भारत है किसमें? तो शांति सूचकांक में। शांति सूचकांक में कितने नंबर पे? 135वें नंबर पे। 139वें नंबर पे भारत आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स में 139वें नंबर पे है। 140वें नंबर पे आपका हो जाएगा जेंडर गैप में। किसमें? जेंडर गैप में। 142वें नंबर पे भारत भी है आपका किसमें? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। किसमें? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें नंबर पे। तो काफी सारा मैंने आपको रैंक बताया है, और भी आप कुछ याद कीजिए। तो देखिए 139वें नंबर कहेगा तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में, 140 में जेंडर गैप में, 142वां किसमें? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, 86वां किसमें? तो भ्रष्टाचार में, 131वां किसमें? मानव विकास सूचकांक में। अगर आपको मानव स्वतंत्रता कह दे, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, तो 111 हो जाएगा। ध्यान रखना है, मानव विकास सूचकांक 131, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 111। उसके बाद बेलारूस आपका नंबर 1 पे किसमें? तो हंगर इंडेक्स में। और 101वें नंबर पे भारत है इसमें। 135वां नंबर पे शांति सूचकांक में है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5 के बाद 6 नंबर पे। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करा 31 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? देखिए G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ अबर 2021 में, वो इटली में हुआ है। कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ है। 2022 में भी होगा, 2023 में भी होना है, और 2024 का भी घोषणा कर दिया गया है। तो 2022 का जो होना है उसका, वो इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में होना है। 2023 का कहाँ पे होना है? तो अपना भारत में होना है। और 2024 का कहाँ पे होना है? तो ब्राजील में। याद रखिएगा ये चीज। G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। कब का? 2021 का। 2022 का कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। 2023 का कहाँ होगा? भारत में होगा। 2024 का कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। अब आइए G7 पे। किस पे? G7 पे। तो G7 का जो 2021 का बैठक हुआ है वो हुआ ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन का वो जगह का नाम है कॉर्नवर्ग। क्या नाम है? कॉर्नवर्ग। और इसका थीम रखा गया था ट्रिपल बी। क्या थीम है? ट्रिपल बी। बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर। क्या थीम है इसका? बिल्ड बैक बेटर। किसका? G7 का। कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड किंगडम। जगह का नाम कॉर्नवर्ग। अध्यक्षता इसका कौन किए थे? तो यूके के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन से क्वेश्चन याद रखना है, विश्व के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो कोविड-19 से
इफेक्टेड थे, विश्व के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। तो G7 का बैठक कहाँ पे, याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन करा, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? तो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। ध्यान रखना है, पीवी सिंधु। पिछला बार 2016 में आपका रजत पदक, और इस बार 2020 का ओलंपिक जो 2021 टोक्यो में हुआ उसमें आपका ये कांस्य पदक, कौन सा पदक? कांस्य पदक जीते। ध्यान रखिएगा, ये पीवी सिंधु पहली महिला बनी जिसने ओलंपिक में 2 मेडल अभी तक जीत के लाई है। और अगर पुरुष में पूछेगा, पुरुष में तो नाम आएगा सुशील कुमार को। क्या नाम? सुशील कुमार को। लवलीना बोर्गोहेन, ये असम से हैं। कहाँ से हैं? असम से हैं। और इन्होंने भी आपका कांस्य पदक 2020 के ओलंपिक में जीता। मीराबाई चानू 2020 ओलंपिक जो 2021 में हुआ, इसमें भारत के लिए पहला मेडल दिलाई, है ना। और मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंसेप्ट को हम समझाते हैं। 22 मार्च, 22 जून, 22 सितंबर, 23 अक्टूबर, कोई भी विकल्प सही नहीं है यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए सन है और इसके चारों तरफ पृथ्वी ऐसे घूमती है। एक स्थिति यहाँ पे, एक स्थिति यहाँ पे, एक स्थिति यहाँ पे, एक स्थिति यहाँ पे। किसका? अर्थ का। ये अर्थ है, ये अर्थ है ना। तो ये मान लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर है और ये भी 0 डिग्री देशांतर है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये वाली घटना 21 मार्च और ये घटना 23 सितंबर। ये घटना 21 जून और ये घटना 22 दिसंबर को। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या क्या याद रखना है वो देखिए यहाँ से, कि 21 मार्च को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पे और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे चमकती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकेगी तो दिन बराबर रात, यानी दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। तो ये घटना घटते 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब यहाँ पे है कि अगर सूर्य की किरण 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर चमके तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, ये घटना घटते 21 जून को। तो 21 जून को सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पे चमकती है और इस तरह से नॉर्थ में यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है? बड़ा होता है। तो दिन बड़ा हो गया उत्तरी गोलार्ध का, तो रात क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। रात क्या हो जाएगा? दिन अगर बड़ा हो गया तो रात क्या हो गया? छोटा हो गया उत्तरी गोलार्ध में। और ठीक यही हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर आइएगा तो ठीक इसका उल्टा है। इधर में अगर दिन बड़ा हुआ है तो इधर का रात क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सॉरी, इधर का रात क्या हो जाएगा? इधर का दिन हो गया है बड़ा तो इधर की रातें क्या हो जाएगी? छोटी। तो इधर का रातें क्या हो जाएगी? बड़ी। और इधर का दिन क्या हो जाएगा? ये उल्टा लिख दे रहे हैं, एक मिनट। ये इधर में देखिए, जब सूर्य 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर पड़ी है और ये 21 जून की घटना है, तो उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा हो गया है तो दक्षिणी गोलार्ध का जो दिन होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा हुआ है तो रात छोटा हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध का रात क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी ये वाले टर्म जो है वो इस तरफ आके उलट जाता है। और यही वाला टर्म आपको 22 दिसंबर को देखिए, 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर रहेगी तो उत्तरी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध का क्या कंडीशन होगा? तो जब सूर्य मकर रेखा पर रहेगी तो दक्षिणी गोलार्ध का जो दिन होगा वो बड़ा होगा और रात जो है वो छोटा हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध का दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और रात क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बस इसी को उल्टा कर देना। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो छोटा दिन कब होता है? तो देखिए आप, छोटा दिन जो उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन होता है जो वो 22 दिसंबर को होता है, जबकि यहाँ पे 22 सितंबर लिखा गया, 22 दिसंबर होना चाहिए, 22 दिसंबर होना चाहिए, है ना। तो 22 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसकी अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसे अस्थायी स्वशासन का जनक बोला जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अस्थायी स्वशासन का शुरुआत जो होता है वो चोल वंश होता है। किस वंश से? चोल वंश होता है। और यही अस्थायी स्वशासन आज वर्तमान में पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा अस्थायी स्वशासन का शुरुआत किया गया है ना, तो ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन की कार्य अवधि को अगर देखें तो 1880 से 1884 के बीच रहा है। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना जो 10 वर्षों पे होता है वो इसी के समय में आया। 1881 में ही कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में ही आया। लॉर्ड मिंटो के समय में 1809 में एक अमृतसर की संधि होती है राजा रंजीत सिंह और मेडकॉफ के बीच। किसके बीच? मेडकॉफ के बीच। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत होती है और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और लागू भी कर दिया जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पूर्ण चर्चित नहीं मतलब परिवर्तित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना में सृजन किया गया है? तो यह है इंदिरा गांधी आवास योजना को। आंसर याद रखिए, इंदिरा गांधी आवास योजना को। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कर रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? नाइटहुड कहिए या सर कहिए, नाइटहुड की उपाधि जिसको दिया जाता है उसके नाम के पहले सर लगाया जाता है ना, तो ध्यान रखना है कि नाइटहुड कहिए या सर कहिए, कोई बात नहीं है, दोनों सेम बात है। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल जो 1919 को घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 की घटना घटी थी, उसी के खिलाफ इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि, गांधी जी ने केसरी हिंद की, और राय बहादुर की उपाधि किसने हटा दिया था? तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चेम्सफोर्ड उस समय भारत में गवर्नर जनरल था। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट, ये लिख दिया गया है साथ में, अलग अलग होना चाहिए। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट ये आपका होता है 1925 में, चौरा चौरी कांड 1922 में, और भगत सिंह को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को। आइए अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी अभयारण्य किस राज्य में है? तो बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी जो अभयारण्य है वो है मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? मेघालय में। और भी आपको अभयारण्य हम आपको दिखाएंगे अभी, देखिए यहाँ से काफी सारा आपको अभयारण्य दिखाएंगे। देखिए मेघालय में एक बालक्रम है, नोक्रेज है, और एक आपको बाघमारा दिखा दी, तो 3 याद रखना है मेघालय में, बालक्रम, नोक्रेज और कौन सा? बाघमारा। अभी देखिए मौलिंग नामधापा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। असम में डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग, देहिंग पटगई और रायमोना, ये 2 नए अभयारण्य बने हैं। कहाँ पे? असम में देहिंग पटगई और रायमोना। इटांकी कहाँ पे है? तो नागालैंड में है। अब देखिए किवी लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में, बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन है, सिरोही मणिपुर में है। उसके बाद है मिजोरम, मुरलेन और फवगई नीला पर्वत, ये दोनों 2446 बार है जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसके प्री का दोनों शिफ्ट का ये क्वेश्चन है एक एक। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गुरुमारा, नौरा वैली, सिंह लीला, सुंदरवन, जल्दपाड़ा, ये सारे हैं। तो यहाँ पे काफी सारा आपको दिए गए अभयारण्य, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं और इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरित हरा मटर में भरपूर मात्रा में क्या मिलता है? तो देखिए हरा मटर जो अंकुरित होता है उसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, विटामिन बी12 और खनिज, ये सभी चीजें उसमें मिलेगी। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का खोज किया था जिसका नामकरण बर्जिलियस के द्वारा किया गया। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, है ना। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में नाटो में कुल 30 सदस्य हैं और 30वां सदस्य बना है दक्षिण मेसोडोनिया। क्या नाम है? दक्षिण मेसोडोनिया।
नाटो की बात करें, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापना होता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में है। और नाटो में कितने मेंबर हो जाएंगे, 30 मेंबर हो जाएंगे। अब देखिए इधर में मैंने आपके लिए लगा रखा है क्या क्या, तो कितने मेंबर्स किस संगठन में है, तो देखिए IMF का पूछेगा तो 190, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में कितना है, 189 है, UNO में 193 है, WTO में कितना है, 164 है, ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक में कितना है, 68 है, आसियान में कितना है, 10 है, सार्क में कितना है, 8 है, SCO में कितना है, 9 है, बिमस्टेक में कितना है, 7 है, नाटो देखिए क्वेश्चन पूछा अभी ये दिए गए थे 30 थे, और नाफ्टा में कितना है, 3 है, यूरोपीय यूनियन में कितना है, 27 है। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ा तो आपके लिए हम थोड़ा सा जूम का आउट कर देते हैं इसको, आप देख सकते हैं IMF में 190, वर्ल्ड बैंक में 189, UNO में 193, WTO में 164, ADB में 168 और आसियान में 10, उसके बाद है आपका सार्क में 8, SCO में 9, बिमस्टेक में 9, 7 और नाटो में कितना 30 और नाफ्टा में 3 और यूरोपीय यूनियन में 27। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ध्यान में पढ़ना है, लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, तभी आपको हम बताए थे याद करने के लिए संघाई सहयोग संगठन के बारे में। पहला ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारा डिस्कशन दिया है इसका, कि संघाई सहयोग संगठन में एक तो देश है चीन, एक है रूस। चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को बुलाया तो रूस ने अपना दोस्त भारत को बुला लिया, ये 4 देश इधर हो गए। और आपको एक ट्रिक दिए क्या, का की और क्या, ताऊ। तो का मतलब है कजाकिस्तान, की का मतलब किर्गिस्तान और ता का मतलब तजाकिस्तान और आपका इधर हो गया ऊ का मतलब हो गया क्या, उज्बेकिस्तान। तो देखिए किर्गिस्तान तो है, उज्बेकिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान जो है वो संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है तुर्कमेनिस्तान। बाकी सारा चीज तो हम आपको बताए ही है पीछे वाले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन के, एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब है कि जिसे हम बनाए हैं वो, यानी जो पहले से नहीं था हमने बाद में उसका निर्माण नहीं कर पाए। यानी देखिए जैसे सौर ऊर्जा, इसे सूरज से तो प्रकाश आ रही थी, लेकिन हमने उसे फिर उसके सिस्टम को बनाया, उससे ऊर्जा लेने वाले मशीन को बनाया, तब जाकर ये हम लोग सौर से ऊर्जा लेकर ले पाए। वायु ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए हमने पवन चक्की बनाया। बायोगैस से ऊर्जा बनाने के लिए हमने बायोगैस के मशीन को बनाया। तो ये तीनों जो है वो अलग ऊर्जा है, और अनवीकरणीय ऊर्जा जो है वो पेट्रोलियम हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा था इसका डायरेक्ट प्रयोग किया गया है ना। तो ये अभी अनवीकरणीय ऊर्जा है, जबकि ये तीनों जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। आइए अगले क्वेश्चन पे, 17 नंबर, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट का अवधारणा जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, और ये 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, और ये ओजोन परत से संबंधित है। किससे, ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC, और CFC में भी अगर कौन सा गैस पूछे तो क्लोरीन। कौन सा गैस, क्लोरीन नामक गैस। ओजोन परत की मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉप्सन। तो याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल 97 में हुआ जो कार्बन क्रेडिट से संबंधित है, और आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, जबकि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और क्योटो प्रोटोकॉल हो गया कितना में, 97 में। उसके बाद है रियो सेनेरो, जो अर्थ पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था ब्राजील में। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे, 18 नंबर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरण को काटता है। तो परावैंगनिक किरण को काटने वाला जो प्रकार है कांच का वो है क्रूक्स कांच। कौन सा कांच, क्रूक्स कांच। परावैंगनिक किरण आपको ओजोन परत इसको रोकती है पृथ्वी पर आने से, और परावैंगनिक किरण से आपको ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रूक्स कांच। ये परावैंगनिक किरण को काटती है यानी रोकती है इसे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किनके द्वारा किया गया था। तो इसमें पहला हृदय प्रत्यारोपण जो था वो आपका किधर चला गया ऑप्शन, क्रिस्टोफर बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, क्रिस्टोफर बर्नार्ड के द्वारा। जबकि भारत में आपसे पूछेगा, इंडिया में तो वेणुगोपाल राव के द्वारा। उसके बाद विलियम हार्वे के
क्या खोज किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किनके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? वर्तमान में सौर मंडल में किसका सबसे अधिक उपग्रह है? या इसी क्वेश्चन में किसका सर्वाधिक चंद्रमा है? चंद्रमा का मतलब भी उपग्रह होता है ना? तो ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा किसका है? तो शनि का है, 82 है। कितना है? 82। और दूसरे नंबर पे बृहस्पति। तो पहले नंबर पे कौन हो गया? शनि। शनि जिसके चारों तरफ रिंग है और घनत्व में सबसे हल्का है, इसलिए इसे हम तैरता हुआ भी देख सकते हैं। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसे गॉड ऑफ ऑल प्लैनेट्स भी बोला जाता है। अरुण इसे लेटा हुआ ग्रह और वरुण को हरा ग्रह भी बोला जाता है मिथेन गैस की उपस्थिति के कारण। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको डिस्कशन? कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और कोशिश ये रहेगा प्रतिदिन आपको जीके का डिस्कशन दिया जाए, क्योंकि देखिए एनटीपीसी का भी एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, तो उसका भी मेंस होगा। और एनटीपीसी में आपको मैथ्स ये जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है मेरा, उसका डिस्कशन आप देखते रहिए, क्योंकि हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है उसके सारे पेपर को मैंने डिस्कशन कराया है। तो हमें पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसा ही कंटेंट हम आपको वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। और बिहार दरोगा के सब इंस्पेक्टर के जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे वीडियो को और भी दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैंने पिछले बार भी लगभग 81 मार्क्स लेकर आए थे, यानी 100 में लगभग 162 मार्क्स लाए थे। तो काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो हम चाहते हैं कि हम अपने अनुभव का शेयर आपके साथ करें और आपको भी कुछ लाभ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।